नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th जो है उसमें अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी पुस्तक है उसका हम प्रथम चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व वाली क्लासों में हमने पढ़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी है वो जो पुस्तक है उसका जो प्रथम चैप्टर है, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी और उसका परिचय। सबसे पहले दे रखे आपको आर्थिक व्यक्ति दे रखे हैं, यानी कि व्यक्ति कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता है और उसके आधार पर हमने व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है। सबसे पहले दे रखा हमें उपभोक्ता, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की या अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुनना कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताएं या अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा विक्रेता, यानी कि लाभ की आशा से वस्तुओं और सेवाओं का जो विक्रय करता है, बेचता है उनको, वह क्या कहलाएगा, विक्रेता कहलाएगा। नेक्स्ट आ रहा है उत्पादक, वस्तुओं और सेवाओं का जो सृजन करता है या उनका जो निर्माण करता है वह क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। वो वस्तुएं भी हो सकती है, वो सेवाएं भी हो सकती है। वस्तुएं हम देखें कि एक जो कृषक होता है वो क्या कर रहा है, अनाज का उत्पादन कर रहा है। एक जो दुकानदार या उत्पादक है वह विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। क्या हो सकता है, बहुत सारी सेवाएं भी जो उत्पादित की जा सकती है, यानी कि वह डॉक्टर हो सकता है, वह इंजीनियर हो सकता है, कोई भी प्रशिक्षक दक्ष व्यक्ति हो सकता है, वह होटल मैनेजमेंट का व्यक्ति हो सकता है या परिवहन की सुविधा कराने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी कौन होगा, यानी कि अपन अगर किसी दूसरे के अगर काम करते हैं, देखो यहाँ कर्मचारी और नियोक्ता को ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। कर्मचारी का मतलब हो जाएगा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ काम करता है, यानी कि अपना मानसिक और शारीरिक श्रम यदि कर बेचता है तो वह क्या कहलाएगा, कर्मचारी कहलाएगा। और नियोक्ता का आशय हो जाएगा कि भुगतान लेकर अपनी सेवाओं को देना, वो क्या कहला रहा है, नियोक्ता कहला रहा है। देखो यहाँ समझना, यहाँ भी डॉक्टर या टीचर आ रहा है, यहाँ भी डॉक्टर और टीचर आ रहा है, लेकिन अगर वह गवर्नमेंट कर्मचारी है या किसी संस्था के अंदर अगर वह काम कर रहा है, कोई प्राइवेट अगर हॉस्पिटल है, प्राइवेट अगर कोई स्कूल है, अगर उसमें व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा, वो कर्मचारी कहलाएगा। लेकिन यदि अगर डॉक्टर अपने घर के यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसी स्थिति में यदि अगर मान लो पेशेंट उसके वहां जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, नियोक्ता कहलाएगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, अपनी सेवाओं के बदले भुगतान प्राप्त कर रहा है। कोई भी टीचर यदि अगर वह प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या कहलाएगा, कर्मचारी कहलाएगा। लेकिन वही व्यक्ति या वही जो व्यक्ति है वह यदि घर पे अगर अपने ट्यूशन पढ़ाता है तो ऐसी स्थिति में वह क्या कहलाएगा, नियोक्ता कहलाएगा, क्योंकि वह अपनी सेवाओं के बदले क्या प्राप्त कर रहा है, भुगतान प्राप्त कर रहा है। जबकि यहाँ क्या होगा, वह किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। तो कर्मचारी और नियोक्ता का मतलब हो जाएगा कि भुगतान लेकर अपनी सेवाओं को प्रदान क्या कहला रहा है, नियोक्ता कहला रहा है। तो यहां से एक न एक जो डेफिनेशन है वो आपके लिए हमेशा आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, कि वे समस्त काम जिनके बदले या जो कह सकते हैं कि हम जो धन या पैसे के जो इर्द गिर्द होते हैं या उनके लिए जो काम किए जाते हैं वो सारे सारे क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी, जिनसे पैसों का सृजन होता है। हम देखते हैं हमने जितने भी व्यक्तियों का यहाँ उल्लेख किया ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन व्यक्ति यदि अगर अनैतिक कार्य करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं होगा। जैसे कि अगर मान कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है या लॉटरी से अगर धन अर्जित कर रहा है तो आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ ऐसा भी होगा कि एक व्यक्ति यदि अगर मान लो स्कूल में अगर पढ़ाने जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या प्राप्त होता है, भुगतान प्राप्त होता है, तो आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि अगर अपने स्वयं के बच्चों को अगर घर पर अगर पढ़ाता है तो ऐसी स्थिति में वह आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर मान लो अपन ऐसा होता है कि अपने खेत पर अगर फसल या सब्जियां उगाकर अगर अपन मंडी में विक्रय करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं में शामिल होगा। लेकिन घर के बगीचे में अगर हम सब्जियों का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वह विक्रय नहीं की जा रही इसलिए। तो वह सारी क्रियाएं जो रुपए पैसे के इर्द गिर्द होती है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। नेक्स्ट आ रहा है बिना दिए कुछ नहीं मिलता। देखो एक बहुत अच्छी हेडिंग है, लेकिन यहाँ इसका सार है वो समझ जाना ध्यान से। कब बिना दिए है ना, ये आ रहा कब बिना दिए कुछ नहीं मिलता है, इसका आशय क्या जो समझ लेना। हमें दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है, बहुत सारी अनंत है। और अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, रुपए की आवश्यकता होगी। तो इसका आशय ये हो जाएगा व्यक्ति को भी किसी न किसी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना पड़ेगा। जब वह वस्तु और सेवाओं का निर्माण करेगा तो उसके बदले में उससे क्या प्राप्त होगा बेटा, तो उसे प्राप्त होगा पैसा या धन प्राप्त होगा। और वह उस प्राप्त किए हुए धन या अपनी जो प्राप्त की राशि से वह क्या कर सकता है, अनेक प्रकार की वस्तु और सेवाओं का क्रय कर सकता है। तो हमें अगर मान लो कुछ वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में होती है तो उनको क्रय करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा,
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहना ही पड़ेगा। और हमारी पुस्तक में बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है, कमा दे रखा है कि हमारे पास कोई अलादीन का कोई जादुई चिराग नहीं है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसकी और जिनको बुला ले और अपनी जो मनवांछित जो आवश्यकता है वो सामने वाले के सम्मुख रखे, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जिन पूरा कर दे। तो यहाँ अलादीन का जिन तो मिलना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार का कार्य जरूर करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया में संलग्न रहना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है उपभोग, उत्पादन और वितरण। यहां से भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला आ रहा है उपभोग। तो उपभोग कौन करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो उपभोक्ता होगा वो क्या करेगा, उपभोग करेगा, यानी कि विभिन्न आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को प्रयोग में लेना क्या कहला रहा है, उपभोग कहला रहा है। नेक्स्ट आ रहा उत्पादन। तो उत्पादन कौन करेगा, उत्पादक करेगा। तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना है, उनका जो सृजन करना है, किसके माध्यम से, उत्पादन के साधनों के माध्यम से। तो वो क्या हमारा क्या कहला रहा है, उत्पादन कहला रहा है। नेक्स्ट आ रहा है वितरण। वितरण का सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो वितरण का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वितरण का मतलब ये हो जाएगा कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया में या हमारे उत्पादन करने या विक्रय करने के बाद जो पैसा प्राप्त हुआ है, उत्पादन के साधनों में हम किस प्रकार से बांटते हैं, यानी कि कमाया हुआ जो सारा पैसा है वो किसी न किसी रूप में उत्पादन के साधनों को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम देखें वितरण में कि हमारा जो उत्पादन के साधन है, यानी हम कोई भी काम करें तो हमारे पास क्या होगा, भूमि, श्रम, पूंजी और एक होगा साहसी। ये हमारे उत्पादन के साधन है। यदि अगर हम खेती करते हैं, हमारे पास में भूमि है, तो उसके बदले या हमारे पास कोई दुकान है और हमने उसे किराए पे दे रखा है या ले रखा है, तब ऐसी स्थिति में हमारे उसके बदले में क्या मिलता है, लगान प्राप्त होता है। यदि हम अगर मान लो अपना श्रम बेचते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलती है, मजदूरी या वेतन मिलता है। ठीक है। और यदि हमारी पूंजी है तो ऐसी स्थिति में पूंजी के बदले में क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। और साहसी, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कहलाएगा, साहसी कहलाएगा। वह रिस्क ले रहा है, वह साहस कर रहा है इस बात का। तब ऐसी स्थिति में ये तो आवश्यक नहीं है कि उसे लाभ ही प्राप्त होगा, उसे क्या भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो वह उस जोखिम उठाता है, तो उस जोखिम को वहन करने के बदले उस साहसी को क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जो कमाया हुआ सारा पैसा वो किसी न किसी रूप में, इन रूप में बढ़ जाता है। तो अगर हमारी कोई दुकान है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमने दुकान किराए पे ले रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा, या लगान का आशय किराया से, तो हमें किराए का भुगतान करना पड़ेगा। यदि हमने किसी व्यक्तियों को काम पे रख रखा अपने, जैसे हमारी कोई दुकान है, हमने 2 व्यक्तियों को काम पे रख रखा है, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर हमने कहीं से अगर पैसा उधार लेके, जैसे हमने अगर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ये सारे भुगतान करने के बाद जो लास्ट में अंत में जो राशि बचती, वह साहसी की या उस फर्म का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका मतलब कमाया हुआ जो सारा पैसा था वह किसी न किसी रूप में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उत्पादन के साधनों को उनका जो प्रतिफल दिया जाता है या उनमें प्रतिफल बांट दिया जाता है, तो वह हमारा क्या कहला रहा है, वितरण कहलाता है। वापिस एक बार सुनना, सबसे पहला रहा उपभोग। किसे बोल रहे हैं, कब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं को जो प्रयोग में लेता है, काम में लेता है, वह उपभोग कहला रहा है। उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के साधनों के माध्यम से सृजन करना क्या कहला रहा है, उत्पादन कहला रहा है। वितरण का मतलब हो जाएगा उत्पादन के साधनों को उनका प्रतिफल लौटाना, वो क्या कहला रहा है, वितरण कहला रहा है। समझ में आया होगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। यहां से हमारा सांख्यिकी शब्द स्टार्ट हुआ। देखो तो इसमें आ रहा है सबसे पहले आंकड़ों का अर्थ और फिर आ रहा है सांख्यिकी का अर्थ। तो सबसे पहले आंकड़े किसे बोल रहे हैं, कोई भी आर्थिक तथ्य जिनको हम संख्यात्मक रूप से प्रकट कर दे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सांख्यिकी हो जाएगा, सॉरी आंकड़े हो जाएगा। कोई भी आर्थिक तथ्य, जैसे हम देखते हैं कि अभी कृषि है, अभी हाल ही में जैसे कि रबी की फसल हुई है, तो इसी में हमने देखते हैं कि उत्पादन हुआ है, कि गेहूं का उत्पादन भी हो रहा है, सरसों का उत्पादन भी हो रहा है, चने का उत्पादन भी हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम ये बता सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन कितने क्विंटल हुआ, सरसों का कितना हुआ या चने का कितना हुआ। तो हमने क्या किया, इसे संख्यात्मक रूप से प्रकट किया। या इसी प्रकार से किन वस्तुओं का अगर उत्पादन हो रहा है, निर्मित वस्तुओं का, तो हमारा क्या कहलाएगा, आंकड़े कहलाएंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं, एक कक्षा के अंदर यदि हमने टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद प्रत्येक बच्चों के जो नंबर आए या हाफ ईयरली के बाद नंबर आए, तो वो जो नंबर है वो क्या कहला रहे हैं, हमारे आंकड़े कहला रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है सांख्यिकी का अर्थ। ये समझना ध्यान से, का सांख्यिकी का अर्थ क्या हो जाएगा, का सांख्यिकी के अंतर्गत
आंकड़ों का क्या करते हैं, हम 3 भागों में बांट देते हैं। हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उनका एकत्रीकरण करते हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं और फिर हम उनका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये तीनों ही मिलकर क्या कहला रहा है, सांख्यिकी कहला रहा है। यानी कि आंकड़ों का संग्रह करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना और उनका विश्लेषण करना क्या कहला रहा है, सांख्यिकी कहला रहा है। देखो जैसे कि हम लिखते हैं, सबसे पहले ये आ रहा है आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रस्तुतिकरण और एक आता है विश्लेषण। यानी कि मोटे रूप से हम 3 भागों में बांट रहे हैं, कोई बात नहीं रहने। तो ये आ रहा है एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण। तो ये आ जाएगा एकत्रीकरण का मतलब हमने आंकड़ों को क्या किया बच्चों, इकट्ठा किया। यानी कि आंकड़ों को सबसे पहले, यदि अगर कोई प्रगणक होगा, कोई अनुसंधान करता होगा, सबसे पहले क्या करेगा, वह अपने क्षेत्र में जाएगा, क्षेत्र में जाकर वह क्या करेगा, समांकों को इकट्ठा करेगा। तो वो क्या कहला रहा है, एकत्रीकरण कहला रहा है। फिर वह अब आंकड़े तो लेके आ गया वो फील्ड में जाकर, फिर उसका क्या करेगा, वह प्रस्तुतिकरण करेगा। अब प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकते हैं, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, उसे टेबल के रूप में यानी कि तालिका के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, या हम आयताकार स्तंभ बना सकते हैं, वक्र रेखा द्वारा कर सकते हैं, वेन आरेख द्वारा उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जितनी भी वीडियो हैं उनके द्वारा अगर हम उनका चित्र में प्रदर्शन करते हैं तो हमारा क्या कहला रहा है, प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फील्ड में जाकर आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, फिर टेबल या चित्र में उनका प्रदर्शन करेंगे और फिर लास्ट में आ जाएगा विश्लेषण का। विभिन्न सांख्यिकी विधियों के माध्यम से हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, आपस में उनकी तुलना कर सकते हैं, उनके आधार पर पूर्वानुमान लगा सकते हैं, या उनके आधार पर कौन सी नीतियों का निर्माण हो सकता है। ये सारे के सारे जो कार्य आएंगे वो विश्लेषण के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए हमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना होता है। तो सांख्यिकी का अर्थ हो जाएगा कि आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना और उनका विश्लेषण करना क्या कहला रहा है, सांख्यिकी कहला रहा है। तो ये हमें तीनों बातें याद रखनी है ना, याद रखना है ये। फिर नेक्स्ट आ रहा है कि सांख्यिकी क्या करती है ना, जैसे कि हमें हेडिंग दे रही क्या करती है, उसका इंपोर्टेंस क्या है। तो हम देख रहे हैं उसका जो महत्व आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए नीतियों का निर्माण, जैसा कि आपको अभी बताया जस्ट कि आज कोई भी नीतियां अगर किसी भी स्तर पर बनानी है, वो व्यक्तिगत स्तर पर बनानी है, पारिवारिक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, या हम कह सकते हैं कि अपने देश के स्तर पर, तो ऐसी स्थितियों में नीतियों का निर्माण करने के लिए सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस बारे में या जिस विषय में या जिस समस्या को लेकर हमें नीतियों का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर अपन पूर्वानुमान लगाएंगे कि इन विधियों के आधार पर अगर ये निष्कर्ष निकल रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि कौन सी आर्थिक नीति हमारे लिए सही रहेगी। और ये व्यक्तिगत स्तर भी हो सकता है। एक कृषक भी क्या करेगा कि हर बार रूटीन वाली कृषि नहीं करता, वह क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजों को लेकर डिसीजन लेता है। मानसून कैसा रह रहा है ना, किस प्रकार से कीटनाशक और वह खाद का प्रयोग कर रहा है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजों को वह ध्यान में रखकर क्या कर सकता है कि अपनी कृषि को करता है। तो वह एक छोटा कृषक भी अगर क्या कर सकता है, इतनी प्लानिंग कर सकता है, तो देश के लिए जितनी भी नीतियां बनती है, जितनी भी योजनाएं बन रही है, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यथार्थ तथ्य। यथार्थ का मतलब हो जाएगा कि ये क्या करता है, जो सांख्यिकी होती है एक एग्जैक्ट पॉइंट आपको बताती है, एक निष्कर्ष पर पहुंचाती है। जैसे कि हाल ही में देखते हैं कि वेनेजुएला में अगर भूकंप आया, तो अगर मान लो यह कहा जा सकता है कि वहां हजारों जनों की संख्या में मृत्यु हुई, या ऐसा कहा जा सकता है कि वहां 2,500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, यानी कि 2,500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो बेटा 2,000 जो 500 आया वो क्या हो गया, यथार्थ तथ्य हो गया। जबकि हम ये कह सकते हैं वहां हजारों जनों की मृत्यु हुई, तो ये क्या हो गया, एक अस्पष्ट कथन है। तो ये क्या करता है कि सांख्यिकी एग्जैक्ट बताता है कि यार वाकई में अगर मान लो कोई चीज है तो कितनी है ना। ये किसी कक्षा का स्तर बता सकता है, ये प्रोडक्शन के बारे में बता सकता है, तो ये एग्जैक्ट बताएगा। ये केवल ये ऐसा नहीं बताएगा उत्पादन अच्छा रहा या उत्पादन खराब रहा या बारिश कैसी रही है ना, ये इन चीजों को नहीं बताएगा, ये फैक्ट बताएगा कि जो चीजें वाकई में हुई है लेकिन वह कितनी मात्रा में हुई है। फिर नेक्स्ट आ रहा है औसत के आधार पर अनुमान। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट का, औसत के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं। कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए हम औसत निकालते हैं और औसत के आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो देखो औसत के आधार पर अनुमान कैसे हो जाएंगे, कि यदि अगर हम एक किसी कक्षा का टेस्ट लेते हैं, कक्षा में गए, अब कक्षा का अगर हमें क्या करना है कि पूरी कक्षा के बारे में अपन को बताना है, पूरी कक्षा वाकई में कैसी रही होगी, तो हम क्या करेंगे कि वहां के कुछ बच्चों को लेंगे। जैसे अगर 50 जनों की क्लास है, तब ऐसे स्थिति में हम 5 बच्चों का चयन कर सकते हैं। वो चयन किसी भी आधार पर हो सकता है, हम प्रत्येक पंक्ति में एक लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं क्रमवार, यानी कि हो सकता है हमने कोई एग्जैक्ट कोई रोल नंबर उठाया, हाजिर नंबर हमने उठाया 5 उठाए, तो 5, 15, 25, 35 और 45 हाजिर नंबर वाले बाहर आ जाएं, और फिर उनका हमने टेस्ट लिया और उस औसत के आधार पर हमने पूरी कक्षा का
क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान बता सकते हैं इस कक्षा का औसत कैसा है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रैंक भी प्रदान कर सकते हैं। आज के दौर में हम देखें कि यही वाली चीज हर जगह आ रही है, आप किसी भी ऐप का यूज कर लें तो उसमें भी हमें क्या करेगा, वो रैंक मांगेगा। इवन गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो वह सर्विसिंग कराने के बाद भी क्या करेगा कि वहां सर्विस सेंटर पर फॉर्म भराएगा और उसमें बताएगा कि हमें रैंक दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस रैंक के आधार पर यह बताया जाता है कि वहां की जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है वो कैसी है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या औसत के आधार पर निकाली जा रही है। फिर नेक्स्ट आ रहा है पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान में आ जाएगा कि जितने भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वह औसत हो सकता है, वह औसत का आशय हो जाएगा यहाँ समांतर माध्य। तो यह समांतर माध्य हो सकता है, माध्य विचलन हो सकता है, प्रमाप विचलन हो सकता है, या विचलन गुणांक, है ना, सहसंबंध काल श्रेणी, ऐसी बहुत सारी जो सांख्यिकी विधियां हैं इनका प्रयोग करके कोई भी उत्पादक वर्ग होगा वह क्या कर सकता है, पूर्वानुमान लगा सकता है कि किस प्रकार आगे जो स्थितियां हैं वो अनुकूल या प्रतिकूल रहने वाली। इस आधार पर ही क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सारे के सारे महत्व इसके अंतर्गत हो जाएंगे। अब देखो यहां पर देखना, एक इसका विरोधाभास औसत के आधार पर, है ना। आज ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी आपको उदाहरण बताया कि एक कक्षा के हमने 5 छात्र लिए या 10 छात्र लिए और उनका एवरेज निकाल के हम पूरी कक्षा के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो छात्र चुने, हो सकता है कि पूरी कक्षा होशियार हो और ऐसे बच्चों का चयन हो गया जो बच्चे वाकई में कमजोर हो, है ना। अगर मान लो कक्षा की स्थिति खराब ही होनी या किस्मत ही बुरी और खराब बच्चे अगर हाथ में आ गए तो ऐसे में क्या होगा कि कक्षा का स्तर तो अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो जाएगा कि कक्षा के बारे में यह अनुमान लगाया जाएगा कि ये जो कक्षा है वो उसका जो स्तर है वो क्या है, निम्न स्तर है। और अगर वही 5 बच्चे अगर होशियार आ जाते हैं तो कमजोर जो क्लास होगी वो भी क्या हो जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। देखो हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है कि कहां विरोधाभास आता है। अगर ऐसा होता है कि एक माता पिता अपने 2 बच्चों के साथ में नदी क्रॉस कर रहे हैं और नदी क्रॉस करने में वो क्या करेंगे, एक नदी की हाइट निकालेंगे कि नदी की अगर हाइट दे रखी है और बच्चों की हाइट दे रखी है और एवरेज के आधार पर अगर वह उस नदी को क्रॉस करते हैं या उसके जल स्तर के आधार पर तो क्या स्थिति हो सकती है। यह अनुमान लगाइए कि हमें दे रखा है, पिता की उम्र दे रखी है 6, जो माता है वो दे रखी है 5.5 फुट, फिर एक जो बच्चा है वो 3.5 फीट का और एक बच्चा है 3 फीट का। अब ऐसी स्थिति में हम औसत देखें तो सभी का योग करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 15, 15 और 3 18। हमने 18 में 4 का भाग दिया, ये आ गया है ना 4.5 फीट। अब 4.5 फीट में क्या हो रहा है यह समझना ध्यान से। अगर हम देखें कि 4.5 फीट अगर नदी का औसत है ना, अब 4.5 के हिसाब से हम देखें कि इन दोनों की हाइट जो आ रही वो तो ज्यादा आ रही और 4.5 तक हम देख सकते हैं निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम औसत के आधार पर अगर चले तो ये दोनों माता पिता तो बाहर निकल जाएंगे लेकिन जो दोनों बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो यहां देखो हमने जो औसत निकाला तो औसत के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला वो क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। तो जब समंक बहुत कम मात्रा में होते हैं और उनका जब औसत निकालना होता है तब सांख्यिकी विधियां क्या हो जाती है, कहीं न कहीं हमें गलत की ओर ले जाती है। तो उसका आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और आंकड़ों का जो प्रमाणीकरण है, उनका जो शुद्ध है या उनका जो अनुमान है वह क्या जाएगा, बिल्कुल सटीक जाएगा। एक बार हम देख लें हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में जो बातें विशेष करके ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहां से हमें डेफिनेशन याद करनी है, स्पेशली नियोक्ता या कर्मचारी की डेफिनेशन आ सकती है, विशेष करके ध्यान रखें और बहुत ध्यान से समझें इनको। फिर नेक्स्ट आ रहा, यहां से मिल सकता है आर्थिक क्रियाओं की डेफिनेशन आ सकती है, उपभोग उत्पादन वितरण की डेफिनेशन आ सकती है। वितरण बहुत इजी है, बांटना है, उत्पादन से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उत्पादन के साधनों को बांटना वो वितरण कहला रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आंकड़ों का अर्थ और सांख्यिक अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें विशेष करके ये चीजें इस वाले चैप्टर में ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और सांख्यिकी, देखो एक बात मैंने पूर्वी की क्लासों में भी बोला था जब भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ा रहे थे कि 10th की सामाजिक की तुलना में 11th की जो अर्थशास्त्र है वह अपेक्षाकृत सरल है। और हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो बुक आ रही है तो छात्रों वो क्या हो जाएगी, 9th और 10th की जो हमने देखा है मीन मॉड मीडियन है ना, उससे बस लगभग उसका सिमिलर अंश है। फर्स्ट के 4 चैप्टर जो है वो थ्योरी है, फिर आगामी 2 चैप्टर है वो न्यूमेरिकल के, लेकिन इतना टफ नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से समझे। बहुत इंटरेस्ट वाली क्लास आगे होने वाली है और मुझे उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले वाले चैप्टर में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।